उनका कहना है कि ये जो रेड हो रहे हैं, ये जो ईडी अपना काम कर रही है, भारत के भिन्न भिन्न एजेंसीज अपना काम कर रही है और नोट की गड्डियां मिल रही हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर जिन लोगों को घेरा गया है ये गलत तरीके से घेरा गया है। कहीं ना कहीं राजनीति के बदले के भाव के साथ ये काम हो रहा है, ऐसा विपक्ष आक्षेप लगा रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। और खास करके अभी 2 दिनों में हम देख रहे हैं संजय राउत महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति को विपक्ष जन्म देने का प्रयास कर रही है, आज इसमें दो मत नहीं होगा कि संजय राउत को कोर्ट ने भी आज कस्टडी में भेजा है और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस संजय राउत के खिलाफ अवेलेबल हैं। तो ऐसे में जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है और आम जनता भी पूछ रही है कि क्या जो लोग भ्रष्टाचारी है, जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का गबन किया है और जिन लोगों के कारण गरीबों की गाढ़ी कमाई मारी गई है, शुड दे बी लेट स्कॉट फ्री? क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर पॉलिटिशियंस? क्योंकि वो बड़े राजनेता हैं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि किसी विशेष परिवार से वो हैं या परिवार से जुड़ाव उनका है, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? आज कुछ तथ्य, कुछ एविडेंसेस और ये जो पात्रा चौल की पूरी स्टोरी है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसके विषय में हम कुछ खुलासा करेंगे और कुछ तथ्य पब्लिक डोमेन में जनता के बीच रखेंगे ताकि जनता जनार्दन भी जाने कि संजय राउत किस केस में अंदर गए हैं, क्या भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर है और ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप का जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जहां तक ये पात्रा चौल है, यह कोई केस आज का नहीं है, कोई 2 साल पुराना केस भी नहीं है, कोई 4 साल पुराना केस भी नहीं है। यह विषय 2007 का है। 2007, 14-15 वर्ष पूर्व का यह विषय है। 2007 में मुंबई में गोरेगांव में एक स्थान है जिसको सिद्धार्थ नगर भी कहते हैं। उस सिद्धार्थ नगर में पात्रा चौल है। 47 एकर्स की ये जमीन है। इस 47 एकर्स की जमीन पर यह पात्रा चौल में लगभग 670 से अधिक परिवार, 72 टू बी स्पेसिफिक 672 फैमिलीज, ये टेनेंट्स के रूप में इस पात्रा चौल में कई वर्षों से, मोर देन मेनी डिकेड्स दे वर स्टेइंग इन दिस पात्रा चौल। जो महाडा है, महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, महाडा ने 2007 में पात्रा चौल को रीडेवलप करना, उसका पुनर्निर्माण करना, इन टेनेंट्स को किस प्रकार से अच्छे घर मुहैया कराया जाए, इस पर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ एग्रीमेंट किया? ये एग्रीमेंट किया गुरु आशीष डेवलपर्स के साथ, GAC, गुरु आशीष डेवलपर्स के साथ। इस गुरु आशीष डेवलपर्स जिसके साथ महाडा ने एग्रीमेंट किया, उस गुरु आशीष डेवलपर्स के कई सारे डायरेक्टर्स हैं, जिनमें प्रवीण राउत, जो संजय राउत के खासम खास हैं, वह भी एक डायरेक्टर उसमें थे। अब ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन GAC जो कंपनी है, उस कंपनी ने एग्रीमेंट 2007 में महाडा के साथ साइन तो कर दिया। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि ये जो 672 परिवार है, टेनेंट्स है पात्रा चौल में, आप इनके लिए घर बनाएंगे, इनको आप पुनर्निर्वासित करेंगे, इनको फ्लैट्स देंगे और उसके पश्चात 3000 फ्लैट जो है वो महाडा के लिए इस 47 एकर्स जमीन पे बनाएंगे और उसके बाद कुछ जमीन जो है वो आपको डेवलप करने के लिए अनुमति दी जाएगी। हुआ इसमें यह कि ये पात्रा चौल वाले एग्रीमेंट के पश्चात जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन है, एलिगेशंस उनके ऊपर है और दस्तावेज भी निकल कर आए कि इन्होंने एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया और ये जो 672 परिवार को स्थापित करना था, उनके लिए फ्लैट्स बना के देने थे, ये काम नहीं किया। उन्होंने 9 डेवलपर्स या बिल्डर्स को बुला करके, जो प्राइवेट बिल्डर्स थे, उनको उन्होंने 47 एकर्स जमीन बेच दिया। एग्रीमेंट किया गरीबों के लिए, जमीन बेचा खरबपतियों को। बिल्डर्स को यह जमीन बेच दी गई। कितने में बेची गई? यह जमीन 901 करोड़ में बेचा गया। टू बी स्पेसिफिक 901.79 करोड़ में यह जमीन 9 बिल्डर्स को बेच दी गई। और केवल इतना ही नहीं,
इसके साथ साथ इन्होंने जो जीएसी, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, जिसमें प्रवीण राउत एक डायरेक्टर थे, इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट भी वहां आरंभ किया और उस प्रोजेक्ट का नाम था मिडोज। और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने बुकिंग अमाउंट 138 करोड़ का ले लिया। तो 901 करोड़ प्लस 138 करोड़, ये 1039.79 करोड़ की पूरी रकम बनती थी, लगभग 1040 करोड़। तो एग्रीमेंट को दरकिनार किया, गरीबों के ख्वाबों को खत्म किया, उनके लिए घर नहीं बनाया और अपने लिए 1040 करोड़ बटोरा गैर कानूनी तरीके से इस कंपनी ने, जिस कंपनी में संजय राउत के खास मित्र प्रवीण राउत थे, उन्होंने हासिल किया 1040 करोड़। आप बताइए, 1040 करोड़ अपने लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? दूसरा विषय, प्रवीण राउत जो डायरेक्टर थे इस कंपनी में, उनके पास 100 करोड़ रुपए आए। ये जो 1040 करोड़ था, ये बटा 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत जी के पास आए। प्रवीण राउत जी ने भी 100 करोड़ रुपए इसमें से आगे भेजे, अपने रिश्तेदारों को दिए, अपने मित्रों को दिए, जिनसे सहायता मिली होगी उनको दिया। उसमें से जो एलिगेशन है, जो आप देख सकते हैं, मीडिया भी दिखा रही है, इसमें से एक बड़ा रकम संजय राउत जी के अकाउंट में भी गया है। यह भी खुलासा मीडिया ने किया है, यह भी एलिगेशन है, यह भी मामला कोर्ट में गया हुआ है। और तो और ये जो प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के खास हैं और जिन्होंने गबन किया, उनकी पत्नी माधुरी राउत, ये संजय राउत की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत की खास मित्र है। और माधुरी राउत जी ने वर्षा राउत जी को, अर्थात संजय राउत की पत्नी को 83 करोड़ रुपए, यह उनके 83 लाख रुपए, माफ करिएगा, 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में। 83 lakhs were given to the wife of Sanjay Raut, श्रीमती वर्षा राउत जी, as an unsecured loan by wife of प्रवीण राउत, माधुरी राउत। अब ये अनसिक्योर्ड लोन जो 83 लाख का मिला, उसमें से संजय राउत की परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। बाद में जब पूरे विषय में ईडी ने जांच शुरू कर दिया, तो चुपके से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सुई का नोक जो है हमारे ऊपर आने वाला है, तो 55 लाख वापस करने की कोशिश संजय राउत जी की धर्मपत्नी वर्षा राउत जी ने किया कि मैं वापस कर रही हूं, देखो भैया, माधुरी जी को मेरा कुछ लेना देना है नहीं। मगर ईडी तब तक चौकन्नी हो चुकी थी, वो पूरा विषय जान चुकी थी। ये सारा विषय सामने कैसे आया? ये आज का केस नहीं है। 2018 में जब महाडा ने, जब महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने देखा कि यार यह तो गबन हो गया, 1000 से अधिक करोड़ रुपए का, गरीबों के लिए घर भी नहीं बना और ये जीएससी कंपनी ने इसे बेच भी दिया, तो उन्होंने एक पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उन्होंने एक केस दर्ज किया, एक एफआईआर किया, जिसमें प्रवीण राउत और वाधवान ब्रदर्स, आपको पता होगा ना वाधवान ब्रदर्स, जिनको कोविड के समय सहूलियत दिया था इनकी सरकार ने, जो महा विकास आघाड़ी सरकार, क्या वसूली आघाड़ी सरकार थी, इन्होंने स्पेशल उनको पैकेज दिया था कि आप घूमने फिरने जाओ। ये वाधवान ब्रदर्स, जो ये जीएससी की जो मेन कंपनी है, जिसकी सब्सिडियरी जीएससी है, ये भी डायरेक्टर है। तो इनको और प्रवीण राव के खिलाफ एफआईआर हुआ था कब? 2018 में। तो क्या बदले के भाव के साथ एक दिन इनकी सरकार बनेगी, ये एक दिन हमारे खिलाफ बोलेंगे? क्या बदले के भाव के साथ 2018 में हमने जाके रेट्रोस्पेक्टिवली इनके ऊपर एफआईआर कराया? ऐसा नहीं है, क्योंकि महाडा ने इनके खिलाफ एफआईआर कराया था। और आपको याद होगा, एक पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ था, जिसमें यह बैंक बैठ गई थी और हजारों खाता धारक, कई लोगों ने सुसाइड भी किया था पीएमसी बैंक घोटाले में। 6700 करोड़ रुपए का गबन, जिसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो साइफन ऑफ हुआ था। उस मामले में वाधवान ब्रदर्स इन्वॉल्व थे। उनके घर में जब रेड हुआ तो उनके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले थे एजेंसीज को, ये जो पूरा हाउसिंग पात्रा चौल के विषय में, उसमें प्रवीण राउत का नाम आना, उसमें ये सारे ट्रांजैक्शन। और केवल इतना ही नहीं है, ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, ये जो 1040 करोड़ बटा है, वो कहां कहां गया है, ये तो एजेंसी बताएगी। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो अखबारों से, मीडिया से जो खबर लेते हैं, मीडिया में यह भी खबर आई है कि 8 प्लॉट संजय राउत जी की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत जी ने, एक और संजय राउत जी के मित्र हैं सुजीत पटकर,
उनकी धर्मपत्नी के साथ मिलकर 8 प्लॉट खरीदे हैं और उसमें भी करोड़ों करोड़ रुपए रजिस्ट्री अमाउंट के इतर दिया गया है। तो आप सोचिए, इतने सारे प्लॉट, फ्लैट, करोड़ों रुपए का गबन। आप बताइए, आप जनता जनार्दन हैं, क्या इसमें कोई जांच ही नहीं होनी चाहिए? 2018 में जो केस म्हाडा ने किया था, क्या ये बंद कर देना चाहिए क्योंकि संजय राउत बहुत बड़े नेता है? मुझे आश्चर्य होता है। आजकल टीवी है, आजकल सोशल मीडिया है, कुछ छुपता नहीं। नोटों की गड्डियां निकल रही है, गड्डियां। देखकर आंख चकाचौंध हो जाता है कि ये है क्या। ऐसे पहाड़ निकल रहे हैं नोटों के। हर जगह पार्थ बैठे हैं। बंगाल में दीदी का पार्थ, यहां उद्धव का पार्थ, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल का पार्थ। ये नोटों की गड्डियां निकलेंगी, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट निकलेगा और ईडी कुछ नहीं करे, वो चुपचाप घर में बैठे क्योंकि ये पॉलिटिशियन है एंड पॉलिटिशियंस आर एंटाइटल्ड। इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि ये माननीय है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। और देखिए, ये लोग जो आज सवाल पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए जरा, ये नवाब मलिक के समय तो बहुत उछल रहे थे कि नवाब मलिक के ऊपर बड़ा कार्यवाही हो गया, बदले की भाव के साथ हो गया, वहां धर्म का एंगल भी ला रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। अभी नवाब मलिक जेल में है ना, कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ दिया? अगर हम बदले के भाव के साथ काम कर रहे थे, एजेंसीज बदले के भाव के साथ काम कर रही थी, तो कोर्ट ने नवाब मलिक को क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा बिकॉज देयर वर एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, because he was embroiled neck deep in corruption. That is the reason as to why the law has taken its course. कानून ने अपना काम किया है, कैसे छोड़ देगी? और ये सारे लोग सड़क पे तो इतनी बड़ी बड़े डायलॉग बोलते हैं, हमें गर्व है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ऐसा ही कुछ बोला था ना कल कि हमें गर्व है इनके ऊपर, संजय राउत के ऊपर गर्व है शिवसेना को, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अरे आपको तो गर्व है, कोर्ट को तो गर्व नहीं है। अगर कोर्ट को गर्व होता तो कोर्ट इनको रिमांड में देती, कोर्ट इनको कस्टडी में भेजती। कोर्ट इनको कस्टडी में भेजी है क्योंकि कोर्ट कन्विंस्ड है, इनमें से किसी व्यक्ति को तो कोर्ट छोड़ नहीं रही है कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। ये वो लोग हैं, हनुमान चालीसा बोलने पर तो राष्ट्रद्रोह लगा रहे थे आप, उड़ा देंगे, धक्का मार के गिरा देंगे, देख लेंगे, इस प्रकार के तो डायलॉग आप बोल रहे थे। घमंड की भाषा का प्रयोग तो आप कर रहे थे, बदले की भाव का तो प्रयोग आप कर रहे थे। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कानून, संविधान और देश की नीतियों में विश्वास रखते हैं। वी नेवर, भारतीय जनता पार्टी और द गवर्नमेंट रन बाय भारतीय जनता पार्टी नेवर ओवरराइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाके, संविधान के ऊपर जाके कोई कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। एजेंसीज के किसी भी काम पर अड़चन, रुकावट, इंटरफेरेंस नहीं करती। मगर हां, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। यह बात हर कोई याद रख ले कि करप्शन के लिए तिल मात्र का स्थान इस नए भारत में नहीं है। जनता जनार्दन है, जिन्होंने जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया है उनको कभी छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ एक और भी विषय हम लेने वाले हैं, मगर आज इस विषय पर विपक्ष से हम इतना ही निवेदन करेंगे कि आप करप्शन और भ्रष्टाचार को पॉलिटिसाइजेशन करना, उस पर राजनीति करना छोड़ दें। पार्लियामेंट में आप सकारात्मक विषयों पर चर्चा करें और जो लोग भ्रष्ट हैं उनको सजा हिंदुस्तान की कोर्ट देगी। दूसरा विषय भी बड़ा गंभीर है। दूसरा विषय है पंजाब का। आप सबने देखा है पंजाब में किस प्रकार से एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। Arvind Kejriwal is trying to usurp powers in Punjab through his proxies, not through elected members in Punjab. पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, एक चयनित, चिन्हित, जानकार, मतलब जिनको जनता ने वोट दिया वैसे मुख्यमंत्री हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आपने एक एडवाइजरी कमेटी, उसका चेयरमैन राघव चड्ढा को बनाया। इस पूरे विषय में किसी ने याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में डाला और कल जिस प्रकार की तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट के खास करके चीफ जस्टिस ने पंजाब सरकार पे किया है, उनसे उत्तर मांगा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चीफ जस्टिस ने, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे विषय की सुनवाई करते हुए कहा है, क्या यह संविधान के साथ फ्रॉड नहीं कि ऐसे व्यक्ति को शक्तियां दी जाए और वो सरकार चलाएं?
एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को सरकार का बागडोर दे दिया जाए जो उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है और वो सरकार चलाए, क्या यह फ्रॉड नहीं है? ये चीफ जस्टिस ने पूछा है पंजाब की सरकार से और उनसे कहा है तुरंत इसका जवाब दे। दूसरा विषय जो कहा है कि इसकी क्या जरूरत थी, इस प्रकार के एक अपॉइंटमेंट के लिए क्या आवश्यकता थी, और सरकार की शक्तियां यदि एक व्यक्ति को दी जाएं तो फिर इलेक्शन की क्या आवश्यकता थी? अगर एक ही व्यक्ति को आप वहां पे सर्वे सर्वा करके बैठाने वाले हैं, आप चीफ मिनिस्टर को भी दरकिनार करने वाले हैं, सरकार को भी वहां दरकिनार करने वाले हैं, तो इलेक्शंस कराने की क्या आवश्यकता थी? ये तल्ख टिप्पणी जो चीफ जस्टिस महोदय ने किया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं इंक्रिमिनेट करता है और उनसे प्रश्न पूछता है। आज पंजाब सरकार ने भी कोर्ट में कहा कि ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है। आज हमने मीडिया में देखा कि ये जवाब दिया है कि राघव चड्ढा एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन, ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ गिल्ट, और जो हकीकत है ये जानते हैं वो दिल के अंदर, इसी कारण से इस प्रकार का जवाब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है कि यू कैन नॉट बी चीफ मिनिस्टर ऑफ 2 स्टेट्स टुगेदर। ये जो आपकी ख्वाहिश है कि आप यहां पर दिल्ली में रहें और दूसरे स्टेट को भी आप ही गवर्न करें, आप ही चलाएं, और वहां के भी आप प्रॉक्सी सीएम बने, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स में पॉसिबल नहीं है। ये हिंदुस्तान का जो संवैधानिक तरीका है उसमें ये संभव नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, जवाबदेही जनता को होनी चाहिए आपकी, और हम आशा करते हैं इस पर जो उत्तर आप देंगे वो आप सार्वजनिक भी करेंगे, और हम सब उस उत्तर के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? Sumit, yesterday Uddhav Thackeray addressed a press conference and said that